पेज नंबर 180 पे हम अभी पेज नंबर 180, implications of the concepts of economic territory and resident। लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो गया था, नेशनल इनकम के 2 चैप्टर्स हो गए थे हमारे। एज पर टीआरजेन बुक, एज पर योर टीआरजेन बुक हमने 2 चैप्टर्स कर लिए हैं, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड चैप्टर पे अभी हम रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो ये लास्ट क्लास में हमने टॉपिक किया था, डोमेस्टिक टेरिटरी कर लिया था और रेजिडेंट कर लिया था। नाउ आज हमें इम्प्लीकेशंस को अंडरस्टैंड करना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी और रेजिडेंट, ये दो वर्ड्स हमने किए अभी तक लास्ट 5 to 6 क्लासेस के अंदर, जितना भी कॉन्सेप्ट हमने किया है उसका अब हमारे इन टर्म्स के साथ क्या लिंक है। यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं बेटा, आप चैप्टर नंबर 3 कहीं से भी करोगे, किसी बुक में से, किसी बुक में 2 ही चैप्टर्स दिए हैं, चैप्टर 2 जैसे राधा बोगुना में आई थिंक चैप्टर नंबर 2 होगा ये, तो वो हर किसी का अपना वे आउट है। बट जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी और रेजिडेंट्स की बात कर लेते हैं तो उसके बाद रिलेटेड एग्रीगेट स्टार्ट होते हैं। रिलेटेड एग्रीगेट्स का मीनिंग है कि नेशनल इनकम से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हैं जो हमें समझनी है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स आर बेसिकली मेजर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। दीज आर 2 कैटेगरीज ऑफ नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम बेसिकली, या डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल प्रोडक्ट। हम कंट्री के अंदर जब प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि हमारे जो चैप्टर का नेम है बेटा, थर्ड चैप्टर का नेम क्या है, वो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। जब हम कंट्री के अंदर प्रोडक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमने बनाया है या जो इनकम हमारी क्रिएट हुई है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम है कि नेशनल इनकम है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर। डोमेस्टिक इनकम है या नेशनल इनकम है, ऐसे ही वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या नेशनल प्रोडक्ट है, ये हमें डिसाइड करना होता है। ऐसे बेटर है बेटा या पहले बेटर था? रीडिंग में कौन सा बेटर है? अभी देखो, अभी बेटर है। तो पहले हम रीड करते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड्स डोमेस्टिक एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स। प्रोडक्शन यूनिट्स क्या होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कौन सा था बेटा? टर्सरी। जितनी भी एक्टिविटीज 3 सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, वेदर कैरिड आउट बाय रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारी कंट्री का बेटा कोई वो नॉर्मल रेजिडेंट हो, इंडिया में रहते हुए कर रहे हैं, या वो कंट्री के बाहर रहता है, हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट है, अगर वो एक्टिविटी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होती है तो उससे जो भी प्रोडक्ट बनेगा, उससे जो भी इनकम प्रोड्यूस होगी, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम होगी। बिकॉज एग्जाम में ना क्लासिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि एक्सप्लेन दिस। आजकल ये ट्रेंड नहीं है। आजकल जो ट्रेंड है ना सभी बोर्ड्स का, आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड्स, पंजाब बोर्ड, इवन सब बोर्ड्स में, जितने भी स्टेट बोर्ड्स है इवन, सब में ना ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। पैटर्न टोटली चेंज हो चुका है। तो वो आपको क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स देंगे, जैसे मैं अभी समझाऊंगा, नीचे हमने एग्जांपल्स बनाई आपके लिए। तो वो आपको बोलेंगे बताओ कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या नेशनल प्रोडक्ट है। अच्छा, इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस और नेट का डिफरेंस किसके साथ है, याद है किसी को? ग्रोस या नेट का डिफरेंस किसके साथ है?
डेप्रिसिएशन के साथ बेटा, अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें हमारी प्रोडक्ट वैल्यू में से, तो हमारी प्रोडक्ट वैल्यू किस पे आ जाएगी? नेट पे। अब कुछ एग्जांपल समझते हैं। नंबर 1, हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग व्हाइल एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया? नंबर 1, अब ये एग्जांपल्स आपको समझाएंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। रेंट रिसीव्ड बाय एन इंडियन रेजिडेंट, मीन्स एक इंडिया का रेजिडेंट है बेटा और उसकी प्रॉपर्टी सिंगापुर में है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या ये रेंट रिसीव्ड हमारी डोमेस्टिक इनकम है या फॉरेन की इनकम है? जबकि रिसीव किसको हो रही है? एक रेजिडेंट को, इंडिया के रेजिडेंट को। जैसे सपोज बेटा मेरी प्रॉपर्टी सिंगापुर में है, मैंने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया हुआ है किसी सिंगापुर के सिटीजन को, वहां के लोगों को, वहां की किसी कंपनी को, वहां के बैंक एम्प्लॉइज को, किसी को भी दिया हुआ है। प्रॉपर्टी मेरे सिंगापुर में है, तो क्या वो रेंट मेरी डोमेस्टिक इनकम होगा? अब इसका आंसर रीड करते हैं। ये एग्जांपल जैसे आपको बुक में मिलती नहीं है टॉपिक के साथ साथ ना, इसलिए आपको यहां से पहले समझनी है। इसलिए बेटा हमने अपने नोट्स और बुक को रोक दिया अभी। इस स्लाइड्स को करने के बाद आप बुक में जाना, साथ साथ बुक पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बुक आपके पास है ही है। वो हम लास्ट में एक बुक डे रखेंगे, उसमें उस बुक को रिवाइज कर लेंगे एक बार। अब इसका आंसर क्या चेक करो, रीड करो बेटा, सेल्फ रीडिंग। नो, ये हमारी डोमेस्टिक फैक्ट्री इनकम नहीं है, बिकॉज इनकम इज अर्नड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। डाउट है बेटा किसी को? बेटा एक मिनट होल्ड करेंगे। क्लियर? जो मेरी प्रॉपर्टी सिंगापुर में है वो हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, इसलिए वो हमारी डोमेस्टिक इनकम नहीं है। सेकंड, सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। बताइए क्यों नहीं होगी? सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग रशियन एम्बेसी इन इंडिया। तो रशियन एम्बेसी जो इंडिया में है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कभी भी नहीं बनती, चाहे वो इंडिया में दिल्ली में कब से है, 10 सालों से है, 20 सालों से है, जब से भी है, वो हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियंस को जो सैलरी मिल रही है वो उनको इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी से नहीं मिल रही, तो ये सैलरी भी हमारी डोमेस्टिक इनकम नहीं है। इसका रीजन देखो, जब तक रीजन नो और यस पे मार्क्स नहीं मिलने एवरीवन, जब तक आप रीजन नहीं लिखते तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम of India because Russian embassy in India is not a part of domestic territory. So this income is not earned within the domestic territory of India. तो very simple points कि domestic territory के अंदर कोई चीज अगर हो रही है, कोई अगर आउटपुट या कोई इनकम जनरेशन हो रही है,
तो वो डोमेस्टिक इनकम है, अदरवाइज नहीं है। थर्ड पॉइंट आज का, प्रॉफिट्स अर्न बाय ए फॉरेन कंपनी और फॉरेन बैंक इन इंडिया। हाँ जी, यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। डोमेस्टिक इनकम है, वो तो है बेटा, अब रीजन बताओगे साथ में। कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूट अगर इंडिया में है तो वो तो इंडिया की डोमेस्टिक प्रॉपर्टी में आएगा। तो वो इंडिया की डोमेस्टिक प्रॉपर्टी का ही पार्ट है ना ऑटोमेटिकली। तो हम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही उसको मानते हैं, क्योंकि वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही इंक्लूड है, क्योंकि वो तो हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर आ गया ना, पॉलिटिकल मैप के अंदर आ गया। तो ये तो बहुत सिंपल है कि चाहे वो फॉरेन का बैंक है या फॉरेन की कंपनी है, अगर उसकी ब्रांच इंडिया में है तो ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट इंडिया का ही होगा, डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएगा। तो आंसर आएगा यस, इट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इफेक्टिव इनकम बिकॉज द फॉरेन कंपनी या फॉरेन बैंक इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन बेटा याद रखना, बैंक हो सकता है, कंपनी हो सकती है, लेकिन एम्बेसी नहीं होगी। ये एक पॉइंट है, जबकि तीनों इंडिया में है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दिल्ली के अंदर इमेजिनेशन में बेटा सोचो कि दिल्ली के अंदर एक बिल्डिंग रशियन एम्बेसी की है और दूसरी बिल्डिंग सिटी बैंक की है। सिटी बैंक हमारे इंडिया का नहीं है, एबीएन एम्ब्रो बैंक हमारे इंडिया का नहीं है। ऐसे बहुत से बैंक हो सकते हैं जो हमारे इंडिया के नहीं है, वो उनका बिल्डिंग है हमारे इसमें दिल्ली में, है ना। तो वो दोनों ही हमारे इंडिया के अंदर हैं। थर्ड, किसी फॉरेन कंपनी की ब्रांच हमारे इंडिया में है, कंपनी फॉरेन की है, ब्रांच उन्होंने दिल्ली में मुंबई में ओपन की हुई है। अब इन तीनों बिल्डिंग में से जो रशियन एम्बेसी का बिल्डिंग है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, जबकि वो इंडिया के अंदर ही है और हम इंडियंस वहां पे जॉब कर रहे हैं। बट हमें जो सैलरी मिल रही है, हम ये मानेंगे हमें रशिया से मिल रही है, तो रशियन एम्बेसी रशिया ही है। ऐसे बेटा इंडियन एम्बेसी जापान में अगर है तो वो इंडिया ही है, वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही है। ये सारे पॉइंट्स अभी आपके आगे आएंगे। तो इसके बाद आप स्कूल के हर उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो बेटा जो स्टूडेंट्स को टफ लगते हैं। फोर्थ पॉइंट, क्या है? सैलरीज पेड टू कोरियन वर्किंग इंडियन एम्बेसी इन कोरिया। अब इंडियन एम्बेसी क्या है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है तो कोरिया में। इंडियन एम्बेसी जापान कोरिया कहीं भी है, किसका पार्ट है बेटा वो? इंडिया का पार्ट है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। जबकि हमारे पॉलिटिकल मैप के अंदर तो नहीं है ना। क्या इंडिया के मैप में कोरिया भी आता है? कोरिया कहाँ है बेटा, मुंबई में है कि दिल्ली में है? कहीं भी नहीं है। वो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर थोड़ी ना आता है, वो इंडिया का पार्ट थोड़ी ना है, तो डिफरेंट कंट्री है। तो वहां जाकर अगर हमारी गवर्नमेंट इंडियन एम्बेसी ओपन करती है और वहां पे हमारे इंडियन एम्बेसडर रहते हैं उस एम्बेसी के अंदर, तो सैलरी पे टू कोरियन वर्किंग, हमारा इंडियन एम्बेसडर तो इंडिया का ही है, इंडियन एम्बेसी इंडिया की है। पॉइंट क्या है, इंडियन एम्बेसी में फॉरेनर्स जो करते हैं, तो ये सैलरी जो उनको पे कर रहे हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या नहीं? यस है। जैसे हम लोग रशियन एम्बेसी में जॉब करते हैं, वैसे ही रशियंस हमारी एम्बेसी में जॉब करते हैं, वाइस वर्सा है। तो यहां पे देखिए, यस इट विल बी इंक्लूडेड, आपको भी ऐसे लिखना पड़ेगा, यस कॉमा इट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया या डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया की बात है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को भी तो हम इनकम में कन्वर्ट करेंगे ना, इनकम की बात हो रही है बेसिकली। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया बिकॉज दिस इनकम इज अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडियन एम्बेसी इन कोरिया इज ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। चाहे ये पैसा आ नहीं रहा, जा रहा है, वो अलग बात है, आ रहा है कि जा रहा है, बट वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। इसे डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में इसको हम यूज करेंगे, पर कैसे यूज करेंगे बेटा? माइनस साइड, क्योंकि जब हम कैलकुलेट करेंगे डोमेस्टिक इनकम, हम प्लस नहीं करेंगे इसको। यहां हम सैलरी पे कर रहे हैं, हम रशियंस को सैलरी पे कर रहे हैं,
या वहां के सिटीजन्स को सैलरी दे रहे हैं, तो ये हमारा इनकम का आउटफ्लो है। लेकिन डील किस में करेंगे? वाइल कैलकुलेटिंग डोमेस्टिक इनकम। एक है नेशनल इनकम बेटा, एक है डोमेस्टिक इनकम। तो अभी हम डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट, अब बुक में क्या प्रॉब्लम है बेटा, बुक कोई भी ले लो आप, बुक्स में ना ये सारे पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग लेवल पे एग्जांपल दी हुई हैं, तो वहां से समझना मुश्किल हो जाता है। एक साथ नहीं दिया उन्होंने सब कुछ, यहाँ पे हम एक साथ देख रहे हैं इसको। फिफ्थ पॉइंट, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये क्या होता है? कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज, रेम्युनरेशन, सैलरी, उसी को बोल देते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज या सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज टू द रेजिडेंट्स ऑफ जापान वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान, एक ही बात है। इंडियन एम्बेसी इन जापान, पहले इंडियन एम्बेसी कहां पे थी? कोरिया में थी। अब इंडियन एम्बेसी कहां पे है? जापान में है। तो अगर उनको हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देते हैं, सैलरी को ही बोलते हैं बेटा ये सीओई, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो ये पार्ट होगी, ये भी पार्ट होगी, बिकॉज वो हमारे इंडिया के पार्ट है। यस इट विल बी इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ फैक्टरी इनकम अर्न इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स। ये कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, हमें हो रही है या नॉन रेजिडेंट्स को हो रही है, किसी को भी हो, ये डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम मानी जाएगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का इनकम जनरेशन है। लास्ट पॉइंट, हाँ जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच अगर जापान में है तो क्या वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट इंडिया की? नो सर। क्योंकि जापान के अंदर बैंक है या कोई इंडियन कंपनी का ऑफिस है, जैसे रिलायंस कंपनी का ऑफिस जापान में भी है, आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच दुबई में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है बेटा। कई ऐसे बैंक्स हैं हमारे इंडिया के, कई हमारी इंडिया की ऐसी कंपनीज हैं जो फॉरेन में भी हैं ब्रांच। फॉरेन की कंपनीज इंडिया में आएंगी तो इंडियन कंपनीज वहां भी जाएंगी बिजनेस करने के लिए। इंडियंस तो हर जगह ही है ना बेटा। तो एनीबडी वांट टू ओपन द अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वो जापान वाली ब्रांच में ओपन कर सकता है अगर वो जापान में रहता है तो। अब ये लेकिन अम्बेसी से अलग पॉइंट है, सिर्फ अम्बेसी को हमने एक एक्सेप्शनल राइट दिया हुआ है बस। अब ये ब्रांच वहां है जापान में, तो बोलेंगे नो प्रॉफिट्स आर नॉट अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये फिर किसका पार्ट है बेटा? ये टॉपिक मैंने आपको करवाना है। क्या लिखा है यहां पे? जो चीजें बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं होती, डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर होती हैं, उनको बोलते हैं फॉरेन की इनकम्स। ये तो आप भी समझ, हमारे इंडिया के बाहर हम जाते हैं, हम बोलते हैं फॉरेन कंट्री। आप मुंबई घूमने जा रहे हो, वो इंडिया है। मुंबई से आगे जाओगे जब, तो वो कोई और कंट्री हो जाएगी। आप एक फॉरेन वर्ड यूज करते हो, एब्रोड वर्ड यूज करते हो, तो इट्स ए फैक्टर इनकम। है तो फैक्टर इनकम ना, क्योंकि नेशनल इनकम में हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? 4 इनकम्स की बेटा, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरी। ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि ये चारों के अलावा कोई इनकम होती ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड की इनकम को इन 4 वर्ड्स में डिफाइन किया जाता है। तो है तो ये फैक्टर इनकम, बट इट इज अर्न फ्रॉम एब्रोड, हमने एब्रोड से अर्न की है। ठीक है, तो इसलिए जो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर होगी वो किसका पार्ट होगी? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब आगे आते हैं नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट। अगर आपके पास बुक है बेटा तो बुक भी ओपन कर सकते हो साथ में, जहां भी आपको टॉपिक दिए 3rd चैप्टर में या 2nd चैप्टर में, नॉर्मल रेजिडेंट या डोमेस्टिक टेरिटरी, उसके बाद ये वाले टॉपिक से दिए होंगे, आपको चेक कर लो। नाउ व्हाट इज नेशनल प्रोडक्ट? अभी हम किसकी बात कर रहे थे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। अब आते हैं नेशनल प्रोडक्ट क्या है। नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ रेजिडेंट्स irrespective of whether performed within the economic territory या outside the territory. It means ये larger concept है बेटा, it's a wider concept. डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मीनिंग जो सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही बनाया गया है। समझ तो इस बात को ना, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो बना है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। लेकिन नेशनल प्रोडक्ट का मीनिंग जो डोमेस्टिक टेरिटरी में बना वो भी नेशनल की डेफिनेशन में आता है, और जो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर बन रहे वो भी इसका पार्ट है बेटा।
वो भी किसका पार्ट है? नेशनल प्रोडक्ट। मैं आपसे क्वेश्चन पूछा बेटा, ये बताओ सेक्टर 20 चंडीगढ़ का पार्ट है या नॉर्थ इंडिया का? सेक्टर 20 ऑफ चंडीगढ़, या आप कोई भी और चीज बोलो, ट्रिब्यून बोलो, ट्रिब्यून रोड या कोई भी एक सेक्टर, ये चंडीगढ़ का पार्ट है या नॉर्थ इंडिया का पार्ट है? किसका पार्ट है? नॉर्थ इंडिया। चंडीगढ़ में नहीं आता? आता है। फिर चंडीगढ़ का पार्ट क्यों नहीं है? नॉर्थ इंडिया तो वाइडर है। यस, नॉर्थ इंडिया में चंडीगढ़ भी आता है। यस, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है ऐसे कि सर अगर आप ये बोलोगे कि अंबाला चंडीगढ़ का पार्ट है तो हम बोलेंगे नहीं, वो चंडीगढ़ के बाहर है। ठीक है जी, तो चंडीगढ़ की एक लिमिट है, हम अंबाला को चंडीगढ़ नहीं बोल सकते, इवन पंचकुला को चंडीगढ़ नहीं बोल सकते हम, पर ट्राई सिटी का पार्ट है पंचकुला। तो हर चीज का एक लिमिट है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है तो वो डोमेस्टिक का पार्ट है, लेकिन डोमेस्टिक किसका पार्ट है? डोमेस्टिक भी किसी का पार्ट होगा, वो है नेशन का पार्ट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं सेक्टर 20 अगर चंडीगढ़ का पार्ट है तो चंडीगढ़ भी तो किसी का पार्ट होगा, चंडीगढ़ भी तो नॉर्थ इंडिया का पार्ट होगा। और क्या चंडीगढ़ इंडिया में आता है? इंडिया में भी आता है। इट मीन चंडीगढ़ नॉर्थ इंडिया का पार्ट है कि इंडिया का पार्ट है? और सर इंडिया का पार्ट है, क्योंकि इंडिया में तो आता ही है। अब नॉर्थ इंडिया को तो किसका पार्ट है? इंडिया का पार्ट है। सिंपल, सेक्टर 20 चंडीगढ़ का पार्ट है, चंडीगढ़ नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, नॉर्थ इंडिया इंडिया का पार्ट है, तो सबसे बड़ी बात तो इंडिया होगी। अब इसके ऊपर तो एग्जांपल जाएगी नहीं। तो दैट्स वाई बेटा, जब हम अपने नेशन की बात कर रहे हैं, नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो नेशनल प्रोडक्ट का मीनिंग है विच इंक्लूड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑल्सो प्लस ऑल द थिंग्स प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर हो, दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो बन जाता है नेशनल प्रोडक्ट। फिर इसके भी दो कॉन्सेप्ट है बेटा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। वो आपको मीनिंग बता दिया। ग्रोस और नेट में किसका डिफरेंस है? हाँ जी एवरीवन, किसका डिफरेंस है बेटा? डेप्रिसिएशन का। यस, तो अब यहां पे इलस्ट्रेशन रीड करते हैं। Will the following be included in gross national product? Give reasons. Number 1 बेटा, एग्जाम्पल्स वही है। अब आप नेशनल के हिसाब से सोचो, टॉपिक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा आपके लिए। हम एक दिन में बहुत कम करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में 60 मिनट्स भी बहुत ज्यादा लगते हैं, क्योंकि थ्योरी ओनली। मुझे कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है जब तक न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं होते। न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो जब तक थ्योरी चल रही है बेटा। अकाउंट्स में अगर हम क्वेश्चंस करते हैं तो एक क्वेश्चन पे अगर 20 मिनट्स लग जाते हैं समटाइम्स, तो वो वहां पे टाइम निकल जाता है। वहां 90 मिनट्स की क्लास भी लगता है कि कम रहेगी, मुझे अभी 30 मिनट्स और चाहिए। न्यूमेरिकल्स में टाइम लगता है, कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम नहीं लगता। ओके, तो यहाँ थ्योरी ही है ओनली। तो 60 मिनट्स में जितना हम करते हैं, 60 या 75 मिनट्स इनफ होते हैं। वैसे क्लास 75 मिनट्स का मैक्सिमम रखा जाता है। तो 75 मिनट्स में आप जो भी समझते हो बस आपको उस पर वर्क करना है बेटा। टाइम बहुत है हमारे पास सिलेबस कवर करने के लिए। तो इसलिए आज के टॉपिक को हम इस पे डेडिकेट करेंगे, नेशनल या डोमेस्टिक। पहले आप स्लाइड्स में से समझोगे मेरे से, यहां तो समझ आ ही रहा है। उसके बाद आप बुक में जरूर जाओगे, बुक में भी स्टडी करोगे कि कॉन्सेप्ट कैसे लिखा हुआ है, बस हो जाएगा आपका। लास्ट डे बुक हम एक बार फिर से रीड कर लेंगे, फिर बाद में नोट्स में से याद कर लेना चाहिए। नोट्स याद करने के लिए ठीक है, कॉन्सेप्ट को फटाफट पहले डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय फॉरेन कंपनी और फॉरेन बैंक इन इंडिया। हाँ जी, अगर इंडिया में फॉरेन कंपनी या फॉरेन बैंक है तो ये प्रॉफिट्स नेशनल का पार्ट है या नहीं है? ठीक है, चेक करेंगे बाद में। सेकंड, सैलरी पेड टू अमेरिकन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका। इंडियन एम्बेसी अमेरिका में है और वो हमारी इंडिया का ही पार्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। उसमें जो अमेरिकन जॉब करते हैं वो जो सैलरी उसको दे रहे हैं, ये नेशनल का पार्ट है या नहीं? नहीं है सर। और किसका पार्ट है बेटा?
पर ये मेरे से। चलिए देखते हैं। थर्ड क्वालिटी कहते हैं, फिर मैं इनके आंसर चेक कराता हूँ आपको। सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। इंडिया के अंदर रशियन एम्बेसी है, जो कि हम जानते हैं कि रशिया की मानी जाएगी, चाहे वो इंडिया के दिल्ली की किसी बिल्डिंग में हो, लेकिन वो रशिया है। अब आप समझो कि इंडिया के अंदर एक रशिया है, उसमें हम लोग जॉब करते हैं और हमें सैलरी मिलती है। ये नेशनल का प्रोडक्ट, नेशनल का आंसर है या नहीं? नेशनल प्रोडक्ट के अंदर आएगा या नहीं आएगा? है। अब यहाँ मिक्स हो रहा है, लेकिन बेटा चेक करते हैं, इसका आंसर चेक करते हैं। अब इस पहले वाले का आंसर चेक करो। प्रॉफिट्स अर्न बाय फॉरेन कंपनी और फॉरेन बैंक इन इंडिया। ये ग्रोस और नेट को तो मत देखो, तो डेफिनेशन का डिफरेंस होता है। नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? तो आंसर है नो। बिकॉज वो किसका पार्ट है? ये करो। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना। अब यहाँ कुछ मिक्स हो रहा है। ऊपर पहले वाले पार्ट में क्या था क्वेश्चन? ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है यहाँ पे आके। हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग व्हाइल एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ था डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते वक्त आप इनको कैसे ट्रीट करोगे। तो हम देख रहे थे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या नहीं है। अब क्वेश्चन है नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स की है, नो डाउट की वो किसी और की होगी, है तो रेजिडेंट्स की, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर परफॉर्म्ड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी या आउटसाइड इट। परफॉर्म कहां की है वो नहीं मैटर करता। विल द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड, क्या इंक्लूड करेंगे? अब ये क्या है बेटा? प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन कंपनी और फॉरेन बैंक इन इंडिया। ये लोग इंडिया से प्रॉफिट अर्न करके फॉरेन में लेके जाएंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नो, बिकॉज इट इज ए फैक्ट्री इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट। ये तो हमें पता है कि जो फॉरेन की कंपनी या फॉरेन का बैंक है वो हमारी कंट्री के लिए नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट है, बताइए। अच्छा, इसको रहने देते हैं, मुझे लगता है शायद ये कॉन्सेप्ट एडवांस में आ गया है। अब इसको रहने देते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक वाला समझ आ गया बेटा सबको? अभी एक्चुअली हमने अभी न्यूमेरिकल की नहीं ना, छोड़ देते हैं उसको अभी। यहाँ तो समझ आ गया domestic? हाँ जी। हाँ, कोई भी हो, अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ गया तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन गया, डोमेस्टिक इनकम बन गया। चाहे वो चाहे मैं हूं या फॉरेन का बैंक है बेटा, हमें से कोई भी है, अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर माना जाएगा तो वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, अदरवाइज नहीं है। तो अभी मैं नेशनल पे नहीं आता, थोड़ा टाइम लगेगा उसको समझने में, तो स्किप कर देते हैं पार्ट को। इस पैराग्राफ को पढ़िए बेटा।
देखो ये वाला पॉइंट है बेटा, पहले आपको ये समझना पड़ेगा, फिर हम नेशनल प्रोडक्ट को समझ पाएंगे क्या होता है। यहां पे बेटा आपको पहले ये फर्स्ट पैराग्राफ समझ आया, इसको समझोगे ना फिर हम नेशनल प्रोडक्ट को समझ पाएंगे। थोड़ा सा एडवांस में हो गया था इसलिए मैंने इसको रोक दिया अभी तक। कोई चीज अगर डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो नेशनल प्रोडक्ट का पार्ट भी होगी। बिकॉज फॉरेन बैंक इज नॉट ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया। फॉरेन, यहाँ पे बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने अभी, जहां लिटिल बिट कंफ्यूजन आता है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास आज इसी चीज के लिए टाइम है। फॉरेन बैंक की बात हो रही है, फॉरेन बैंक की ब्रांच की बात हो रही है, टेल मी। फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक या ब्रांच? ब्रांच तो इंडिया में बेटा, फॉरेन बैंक की जो ब्रांच है, ब्रांच इंडिया में है। ब्रांच तो हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इसलिए जो इनकम वहां जनरेट हो रही है, सपोज सिटी बैंक फॉरेन का है, वो इंडिया में चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 9 में है, सिटी बैंक का ब्रांच सेक्टर 9 में है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के अपना बिजनेस करते हैं। हम चंडीगढ़ वालों के ही वहां पे अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है सिटी बैंक का, तो मैं एक कस्टमर हूं उस बैंक का, लेकिन वो बैंक तो इंडिया का नहीं है, उसकी ब्रांच इंडिया के अंदर चंडीगढ़ में है सेक्टर 9 में। तो वो लोग चंडीगढ़ में रहकर एक बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, वहां से उनको इनकम जनरेट हो रही है। इसलिए अगर हम बोले कि क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, यस वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट है। लेकिन जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं ना बेटा, तो नेशनल इनकम का एक फॉर्मूला होता है, मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता रहा, एक एंड लेवल पे बताऊंगा, पहले आप इसको थ्योरेटिकली समझ लीजिए। जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम डोमेस्टिक इनकम में कुछ चीजें प्लस करते हैं, कुछ चीजें माइनस करते हैं। तो जो चीजें डोमेस्टिक इनकम में से माइनस होती हैं वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती, क्योंकि नेशनल इनकम निकालने से पहले ही हमने उनको माइनस कर दिया, क्योंकि वो फैक्टर इनकम पे टू अब्रॉड है, वो पैसा हमने उनसे कमाया नहीं है, वो लोग इंडिया से कमा के ले गए। बिकॉज फॉरेन बैंक अपनी ब्रांच इंडिया में ओपन करके ब्रांच का 1 साल का प्रॉफिट उठा के ले जाएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? मैं बाकी लिख के दिखाता हूं आपको, ये बेटा सपोज हम यहां पे एक डोमेस्टिक टेरिटरी फिक्स कर देते हैं, और इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है बेटा मान लो, और यहां पर चंडीगढ़ है कहीं भी, मैं इंडिया का मैप नहीं बना रहा, मैं डोमेस्टिक टेरिटरी बना रहा हूं, और यहां पर कहीं पे सिटी बैंक का ब्रांच है, वो इंडिया में है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इसलिए जो इनकम वो जनरेट करते हैं वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट तो है, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट तो है, बट अब सिटी बैंक की ये ब्रांच है, ये सिटी बैंक नहीं है। सिटी बैंक कहां पे है? सपोज करते हैं सिटी बैंक कहां पे बेटा? यूएसए में। इतनी यूएसए का एक बैंक इंडिया में अपनी ब्रांच ऑपरेट कर रहा है, इंडिया से प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो क्या करेगा बेटा? प्रॉफिट अर्न करके ले जाएगा या वही रखेगा? इंडिया में रखेगा, यहां से ले जाएगा ना प्रॉफिट। तो जो चीज इंडिया के अंदर प्रोड्यूस तो हुई, उन लोगों ने इंडियंस को अपने प्रोडक्ट बेचे, बेच के उनसे प्रॉफिट कमाया, चाहे वो बैंकिंग प्रोडक्ट हो या कोई और प्रोडक्ट हो, वहां से प्रॉफिट कमाकर, प्रॉफिट क्या है बेटा? फैक्ट्री इनकम। ये तो समझते हो, अभी तक की हमारी क्लासेस में आपको ये तो श्योर है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी, ये 4 हमारी फैक्ट्री इनकम्स है बेटा। दीज आर द फैक्ट्री इनकम्स।
इन 4 फैक्टर इनकम्स को वो यहां से कमा के यूएसए ले गए। तो हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, अब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है। फिर जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में ये नेशनल इनकम का फॉर्मूला यूज होगा। नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम प्लस माइनस प्लस फैक्टर इनकम, एफ वाई लिख दूं, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड जो पैसा हमें अब्रोड से मिला जो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं था। जैसे बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इनकम, हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच कहां पे थी, अभी लास्ट क्वेश्चन रीड किया था ना हमने, हमारी स्टेट, हाँ कहां पे थी, जापान में थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच जापान में थी और वहां से वो प्रॉफिट अर्न करके लाएगी। और वो ब्रांच क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, जो ब्रांच जापान में है बेटा वो हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट तो है ही नहीं, तो हम उसको डोमेस्टिक इनकम बोल नहीं सकते क्योंकि वो एक्टिविटीज, वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज हमारे इंडिया में नहीं हुई, जापान में हुई हैं। लेकिन ये बताओ बेटा एसबीआई प्रॉफिट कमा के इंडिया में लेके आएगा। अब मैं दूसरी पिक्चर बनाता हूं आपके लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जापान में है, ऐसे पूरे वर्ल्ड के मैप पे यूएसए भी होता होगा कहीं पे, जापान भी कहीं पे है, देख सकते हो आप, लेकिन इंडिया में नहीं है जापान, जापान एक अलग कंट्री है। अब एसबीआई वहां पे रह के बिजनेस करता है, जापान के लोगों की एफडीज बनाता है, उन्हें बैंकिंग सर्विस देता है। ये बैंक का प्रोडक्ट है बेटा। बैंक क्या प्रोडक्ट बेचेगा वहां पे, यही बोलेगा ओपन द अकाउंट, एफडी से इन्वाइट करेगा, जापान के लोगों को लोन देगा, उनकी इंडस्ट्री में पैसा लगाएगा, वहां से वो प्रॉफिट कमा के लाएगा। वो प्रॉफिट वो इंडिया में ले आएगा। ये हमारा इंडिया है, ये मेरा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। प्रॉफिट यहां आएगा तो हम उसको बोलेंगे फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रोड। जबकि ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं थी, तब भी हमारी डोमेस्टिक इनकम में आके ऐड होगी और हमारी टोटल इनकम आ गई बेटा, नेशनल इनकम आ गई। तो नेशनल इनकम का मीनिंग क्या है, जो इनकम हमारे रेजिडेंट्स की है, क्या बोला मैंने, जो इनकम हमारे रेजिडेंट्स की है, चाहे हमने अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी से कमाई हो या हमने उसको एब्रोड से कमाया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेशनल इनकम इज ए वाइडर टर्म, इसमें दोनों इनकम्स आती हैं। यही तो हमने आपको नोट्स में लिख के दिया हुआ है मीनिंग कि नेशनल इनकम वेदर रिसीव्ड अर्न आउट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी या फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी, सॉरी, या आउट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये वो इनकम है बेटा। लेकिन जो इनकम यूएसए की ब्रांच इंडिया में होते हुए प्रॉफिट कमाकर यूएसए में लेगी, अब यूएसए हमारी कंट्री के लिए कौन है बेटा, नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट है, यूएसए हमारे लिए नॉन रेजिडेंट है। तो जो प्रॉफिट वो यहां से उठा के ले जाएंगे तो हम बोलेंगे प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम इंडिया, तो हम उसको बोलेंगे फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। उसे हम बोलेंगे बेटा फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ये पैसा उसने अब्रॉड वालों ने बेटा पैसा कमाया और वो यहां से लेके चले गए अब्रॉड, तो नेशनल इनकम आएगी। इतनी नेशनल इनकम कैसे आती है, डोमेस्टिक इनकम में वो सारी इनकम्स ऐड होती हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर की इनकम्स हो, और वो सारी इनकम्स माइनस होती हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई गई। कमाई कहां गई, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, लेकिन वहां से उठा के वो बाहर ले गए क्योंकि वो लोग हमारे इंडिया के नहीं है, वो इंडिया में सिर्फ कमाने के लिए आते हैं। तो क्या वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी, नहीं बनेगी ना। जो चीज माइनस होगी वो पार्ट थोड़ी बनेगी, तो माइनस हो जाएगी।
जैसे सपोज आपकी फीस है 30,000 और मैं उसमें से आपको 3,000 का डिस्काउंट देता हूं, तो क्या 3,000 आपके पेमेंट का पार्ट होगा? नहीं होगा, बिकॉज आप तो मुझे 27,000 ही पे करोगे ना, क्योंकि 3,000 तो माइनस हो गए। तो माइनस का मतलब वो इस चीज का पार्ट नहीं है। वेदर यू विल पे मी, दैट विल बी आफ्टर द डिस्काउंट, तो वो इस 30,000 का पार्ट नहीं होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है बेटा। अब देखते हैं आपको समझ आता है या नहीं आता। हमने एवरीडे एक लेक्चर एक टॉपिक पे रखा है बेटा, बस आपको उससे समझना है। नहीं आपको समझ आया तो दोबारा समझो, रिकॉर्डिंग में से ऐप पे डाउनलोड रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है। उसके बाद फिर डाउट्स के तौर पे लेके आओ उसको, बुक से स्टडी करो, स्लाइड्स में स्टडी करो। ये दो चीजें इनफ है आपके लिए। अब इसको रीड करो, फिर बताओ डाउट है या नहीं। वो कहिए यहां तक बेटा। उसके बाद नेक्स्ट, सिमिलरली an income which is included in national income may not be included in the domestic factor income। आपको समझा दिया। सैलरी रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट्स वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया, हमारे इंडिया के अंदर ही रशियन एम्बेसी है और हम इंडियंस वहां जॉब करते हैं, लेकिन जो सैलरी हमें मिलती है वो हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, बट नेशनल इनकम निकालते वक्त हम इंक्लूड करेंगे। रीजन वही बेटा कि नेशनल इनकम इज ए वाइडर टर्म, वहां ये देखा जाएगा कि हमारे रेजिडेंट्स ने क्या कमाया, हमारे रेजिडेंट्स ने क्या कमाया, वेदर डोमेस्टिक टेरिटरी से कमाया या डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर की चीजों से कमाया, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट तो नहीं है, लेकिन नेशनल इनकम का पार्ट है। समझ आ गया बेटा ये पार्ट? जो मैंने ये समझाया यही समझ आ गया है ना, क्योंकि ये पिक्चर आपके दिमाग में रहेगी अब कि इंडिया के अंदर जो चीज है वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अगर इंडिया की एम्बेसी जापान में, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। लेकिन जो यूएसए की कंपनी अपनी ब्रांच इंडिया में ओपन करती है, वो ब्रांच इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट तो है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट तो है, लेकिन वो प्रॉफिट इंडिया में नहीं रहेगा। वो प्रॉफिट इंडिया से कमा कर ले जाएंगे, वो ऑब्वियसली लेके जाएंगे। आप मेरी कंपनी जॉब करते हो, जो सैलरी मेरी कंपनी से कमाओगे तो मेरी कंपनी में लगाओगे या घर ले जाओगे? क्या आंसर है आपका? जो सैलरी आप अर्न करोगे वो मेरी कंपनी में रखोगे या घर लेके जाओगे अपने? घर लेके जाओगे। अब मैं अगर बोलूं बेटा नहीं, आपकी सैलरी है 20 लाख लेकिन घर नहीं लेके जानी, तो आप बोलोगे सर सैलरी का बेनिफिट क्या है? अगर वो सैलरी मुझे आपके ऑफिस में ही रखनी है तो उस पैसे का फायदा ही नहीं है। सैलरी तो वो होती है ना जो हम घर लेके जाएंगे, हम अपने घर पे जाके खर्च करेंगे, हम आपके ऑफिस में खर्च क्यों करें? इसलिए बेटा वही सेम एग्जांपल है, यूएसए की कंपनी, यूएसए का बैंक इंडिया में आता है, पैसा कमाता है इंडियन से, लेकिन अपने घर ले जाता है। इसलिए वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट तो है पर नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बन पाता, क्योंकि नेशनल इनकम निकालते हुए तो वो माइनस हो जाता है। इस प्रेजेंटेशन के बाद भी अगर नहीं समझ आएगा तो कोई और रास्ता देखेंगे आपको समझाने का और इजी करेंगे इसको, बट पहले समझिए। अब ये हर बुक में आपको सेम मिलने वाला है, हर बोर्ड में, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी बुक से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी स्कूल में हो, ये पॉइंट्स एग्जाम में ऐसे आते हैं। अब आप समझो ध्यान से, पहले पॉइंट का आंसर आप बताओ बेटा क्या है? प्रॉफिट्स अर्न बाय फॉरेन कंपनी और फॉरेन बैंक इन इंडिया। अब क्या बोलोगे? फॉरेन कंपनी इंडिया। हाँ अब नो आया सीधा, पहले यस आ रहा था।
वो इंडिया में आएंगे, रहेंगे, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट भी कहलाएंगे, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट भी होंगे, बट प्रॉफिट अपने घर ले जाएंगे। इसलिए हम इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, क्योंकि फॉरेन कंपनी या फॉरेन बैंक हमारी कंट्री के लिए नॉन रेजिडेंट है, उसकी ब्रांच तो रेजिडेंट है। यहाँ बेटा हमेशा ना स्टूडेंट्स या इवन आप मानोगे नहीं बेटा, टीचर्स तक को डाउट है इस टॉपिक में, वो ब्रांच और कंपनी को अलग नहीं कर पाते। मोस्टली कई बार सेमिनार्स होते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भाई ब्रांच फॉरेन में है, सॉरी ब्रांच इंडिया में है, कंपनी तो फॉरेन की है। तो जब आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, अब बेटा जो आपका पेपर बनाएगा वो तो एग्जामिनर एक एक्सपीरियंस्ड एग्जामिनर होगा, हेड एग्जामिनर होगा, जो पेपर सेटर होगा। पेपर सेटर कोई स्कूल टीचर तो होगा नहीं, उससे सब आता होगा, वो पेपर सेटर बनेगा। वो पूछता है क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन बेटा सिर्फ आपसे नहीं होता, वो क्वेश्चन हमारे से भी होता है ना, क्योंकि हम लोग आपको प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो वो क्वेश्चन हमारे से भी तो है ना। तो वो क्या पूछता है कि मैं फॉरेन बैंक की बात नहीं कर रहा, मैं फॉरेन बैंक की ब्रांच की बात कर रहा हूँ। कभी कभी वो बोलते हैं फॉरेन बैंक की बात कर रहा हूँ। तो अगर क्वेश्चन ये बोलते कि फॉरेन ब्रांच इन इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या नहीं, ये हम ऊपर कर रहे थे ना, कल का टॉपिक याद है? कल क्या टॉपिक चल रहा था बेटा लास्ट क्लास में, कि डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट क्या है। तो हम बोल रहे थे फॉरेन ब्रांच या फॉरेन बैंक इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। बट अब हम बात कर रहे हैं क्या वो नेशनल इनकम का पार्ट है? नहीं, वो तो अपने घर ले जाएंगे। अब ऐसे सेकंड पॉइंट है बेटा, सैलरी पे टू अमेरिकन वर्किंग इंडियन एम्बेसी इन इंडिया, सॉरी अमेरिका। इंडियन एम्बेसी अमेरिका में होगी, इंडिया में थोड़ी उसका कोई काम है, और वो हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट भी होगी। पर जो अमेरिकन वहां जॉब करेंगे हम उनको सैलरी पे करेंगे। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होते हुए डोमेस्टिक इनकम का पार्ट तो वो है, बट हम इसको माइनस कर देंगे। जो चीज डोमेस्टिक इनकम के अंदर है वही तो माइनस करोगे आप। एक और अच्छी बात बता रहा हूं बेटा मैं, जैसे मेरे पास ये पेन है, देखो बेटा ये पेन आपको दिख रहा है, इस पेन में एक रिफिल है, मैं उस रिफिल को अलग कर सकता हूं कि नहीं? इसको पेन को ओपन करूंगा, रिफिल निकाल दूंगा। अगर मुझे वो रिफिल इस पेन में नहीं रखना तो हम इसको क्या बोलेंगे कि रिफिल। अब बेटा इससे लेमन लैंग्वेज नहीं है कोई किसी भी टीचर की, मैं एक पेन के थ्रू समझा रहा हूं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट। ये रिफिल इस पेन का पार्ट तो है, बट मुझे इसमें रखना नहीं है, इसको मुझे इसको इसमें से निकालना है। अब ये बात तो सबको समझ आएगी कि सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये रिफिल इस पेन का पार्ट है, हाँ ये तो समझ आ गया है। अब ये एग्जाम्पल आप अपने घर में किसी को भी देना जो आपका ब्रदर सिस्टर +2 में ना होकर अगर 6th क्लास में भी हो, कोई भी मतलब यानी किसी को पकड़ लो आप घर में, उनको बोलो कि आज एक एग्जाम्पल सिखाइए सर ने हमें 1 आवर में, वो भी 60 मिनट्स में, कि ये पेन है और इस पेन के अंदर एक रिफिल है और वो रिफिल इस पेन का पार्ट है। तो कोई भी हंसेगा बेटा, बोलेगा ये समझाया 60 मिनट्स में, ये तो आप हमसे समझ लेते, इतना तो आपको ही पता होगा। इसके थ्रू ही तो हमें समझना है इस चीज को। फिर बोलना कि सर ने बोला कि इस रिफिल को इस पेन में नहीं रखना, इसमें से निकाल देना है। बोलेंगे ये हमें भी आता है, बिना ट्यूशन के तो हमें भी आता है ये चीज। तो बस बेटा जो चीज उनको एज ए लेमन आती है, ये बात तो आई थिंक आपके घर में सबको आती होगी, पेन रिफिल का पार्ट है पर पेन में रखना नहीं है, इसको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। इस एक सिंपल सी एग्जाम्पल को, जो बच्चों वाली एग्जाम्पल है, क्योंकि जब किसी को समझ नहीं आता फिर मुझे ऐसे समझाना पड़ता है, बट इसको समझिए, इस एग्जाम्पल को इस टॉपिक पे लगा दो जो बहुत टेक्निकल टॉपिक है। पूरा साल स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, जबकि ये मैटर सिर्फ एक क्लास का है बेटा, बस आज की क्लास में हमें खत्म कर देना है इसको, ये मैं इसको आगे लेके जाना नहीं। फिर आपके डाउट्स होंगे तो देखेंगे। जो बैंक ने प्रॉफिट कमाया वो हमारे डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है वो बैंक, लेकिन आज हमें उसको उसमें से निकालना है, निकाल के बाहर करना है, क्योंकि वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो लोग प्रॉफिट अपने घर ले जाएंगे। इसलिए हम उसको बोलेंगे फैक्टर इनकम प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी बट इट इज पेड टू अब्रॉड, ये बाहर चली जाती है, दैट्स व्हाई इट इज डिडक्टेड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। इट इज डिडक्टेड, ये देखो बेटा दिखाया था ना आपको भी, इट इज माइनस, इट इज डिडक्टेड, ये माइनस हो जाती है किसमें से, नेशनल इनकम में से। क्या निकालने के लिए, सॉरी ये माइनस हो जाती है किसमें से,
डोमेस्टिक इनकम में से क्या कैलकुलेट करने के लिए? नेशनल इनकम, यस। तो इसलिए जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो डोमेस्टिक इनकम में से फैक्ट्री इनकम पे टू अब्रॉड माइनस कर देंगे। अब देखिए ध्यान से, टॉपिक में वापस आते हैं। अब आप फटाफट आंसर दो बेटा। आई थिंक आप समझ गए, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट ओवर हो गया, उसी में टाइम लगता है। अब तो पूरा साल है हमारे पास बेटा, फुल 1 ईयर अभी हमारे पास, अभी तो प्रॉपर से सेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो अब आपके पास फुल ईयर के लिए एग्जांपल्स हैं, इनको पढ़ते रहो, एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे। सैलरी पे टू अमेरिकन, वो भी पे टू एब्रॉड है, पार्ट नहीं है। सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन द रशियन एम्बेसी। अब रशियन एम्बेसी हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, लेकिन हम लोगों को सैलरी आ रही है। नेशनल इनकम क्या कहती है? नेशनल प्रोडक्ट क्या कहता है कि ये हम लोगों की इनकम है। नेशनल प्रोडक्ट किसकी इनकम है? हम रेजिडेंट्स की इनकम है, जो इंडिया के रेजिडेंट्स हैं, ठीक है ना, इंडियन रेजिडेंट्स, वेदर अर्न फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी या आउट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। तो रशियन एम्बेसी क्या है बेटा? आउट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, पर ये हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे, जबकि ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है। ऊपर हमने क्या पढ़ा कि डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है या नहीं? हमने बोला नहीं, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है, बट आज हम ऐड करेंगे डोमेस्टिक इनकम में। अब मान लो बेटा ये पेन है, इस पेन में रिफिल नहीं है, इस पेन में रिफिल नहीं है, मुझे रिफिल ऐड करना है, तो बोलो वेरी इजी सर, रिफिल डाल दो, इसमें ऐड हो जाएगा। तो कोई चीज अगर हम ऐड कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब बेटा, अगर हम कोई चीज ऐड कर रहे हैं तो वो उसके अंदर पहले से नहीं है, तभी तो ऐड कर रहे हैं। और कोई चीज अगर हम माइनस कर रहे हैं तो वो इसमें पहले से है। ध्यान से एग्जाम्पल, बड़ी काम की एग्जाम्पल है, ये है सिंपल, लेकिन वो कुछ सिखाती है। हर बार बेटा आपको प्लस माइनस ही करना होता है एडजस्टमेंट में। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, पूरी लाइफ के लिए बता रहा हूँ बेटा, ये कोई चीज हम माइनस करते हैं तो ये लेके चलना वो उसके अंदर है, तभी तो माइनस कर रहे हैं, है ना, बड़े मजेदार बात। और कोई चीज अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब वो उसके अंदर पहले से नहीं है। सिंपल सी बात है। जैसे बेटा आपकी फीस 30,000 है, मैं इसमें जीएसटी ऐड कर रहा हूं, तो क्या पहले से है 30,000 के अंदर? वो तो फिर ऐड क्यों करूंगा मैं। अब आपकी फीस बेटा 30,000 है, मैं इसमें से 3,000 का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो मैं माइनस करूंगा, क्योंकि 30,000 के अंदर ऑलरेडी है वो, दैट इज माइनस, डिस्काउंट माइनस जीएसटी ऐड। यही टॉपिक किया आपने प्लस 1 में अकाउंट्स के अंदर। डिस्काउंट माइनस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट, और जीएसटी ऐड कर दो। यहां भी वही बात है, सैलरी जो हमें रिसीव हुई है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, वहां से रिसीव हो रही है। आज हम नेशनल इनकम निकालते हुए तो उसको ऐड करेंगे, तो ये पार्ट है, यस दिस इज पार्ट। आगे एक फैक्टर इनकम और होती है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट का एक और नाम भी है बेटा, क्या नाम है उसका? यस, डिविडेंड। डिविडेंड रिसीव्ड बाय अस इंडियन रेजिडेंट्स फ्रॉम आवर इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी तो फॉरेन नहीं है बेटा, फॉरेन कंपनी, अब यहां लिखा थोड़ी कि फॉरेन कंपनी इंडिया में है, इंडिया में भी हो सकती है उसकी ब्रांच, पर अब नहीं लिखा तो फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट ही मानी जाएगी, क्योंकि फॉरेन कंपनी तो नॉन रेजिडेंट ही होती है। फिर वही बात आ गई ना, ब्रांच इंडिया में हो सकती है उसकी, हम पैसा फॉरेन कंपनी में लगा रहे हैं, ब्रांच उसकी कहीं भी हो, पैसा तो हम फॉरेनर्स को दे रहे हैं। तो जो पैसा हमने उनके अंदर लगाया, उनसे जो डिविडेंड मिला, ये भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि वो भी हमने फॉरेन से कमाया। डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है वो फॉरेन का कंपनी, पर हम पैसा तो कमा के ला रहे हैं वहां से, कमा के तो अपने घर में लेके आएंगे ना, तो ये भी ऐड हो जाएगी। ओके हो गया बेटा? अब आपको समझ आ गया आज का टॉपिक नेशनल प्रोडक्ट क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। फिर इनकी दो टाइप्स होती हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। वो डेफिनेशन माइनस करके आंसर आ जाता है। ये टॉपिक हम रीड कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके एवरीवन, अब आता है रिलेशन बिटवीन नेशनल प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको एक बार रीड कर लें, वैसा समझ ही गए कि नेशनल प्रोडक्ट, अब ये ना क्वेश्चन एग्जाम में आता है 1 मार्क का क्वेश्चन में, नेशनल प्रोडक्ट इज इज ग्रेटर देन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट समटाइम्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट से ज्यादा होता है। वो कब होगा?
जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आंसर है 1000 और उसमें से हम 200 रुपीज माइनस कर रहे हैं फैक्ट्री इनकम पेड टू अब्रॉड, तो 800 क्या आएगा? नेशनल इनकम। समटाइम्स हम 1000 में 200 ऐड कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए हम डोमेस्टिक इनकम में प्लस या माइनस करते हैं। पॉइंट ये है बेटा, इसको रीड कर लो एक बार, फिर बात करते हैं। अब देखो बेटा, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर दोनों आगे, हम लोगों का इनकम भी आ गया और फॉरेनर्स जो हमारे इंडिया में आकर अपनी बैंक ओपन करते हैं, अपनी ब्रांचेस ओपन करते हैं, अपनी फैक्ट्रीज लगाते हैं। आजकल हर फॉरेन प्रोडक्ट का यूनिट इंडिया में लग रहा है, वो यहीं से बनाकर यहीं बेच रहे हैं। तो कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब दोनों चीजें, रेजिडेंट्स जो इनकम प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में वो हम लोग तो है ही हैं, और जो फॉरेनर्स इंडिया में आकर ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं वो भी हैं। बट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम किस पे बेस्ड है? ये देखो बेटा, हमारा जो आंसर है वो किसके ऊपर बेस्ड है? रेजिडेंट्स के ऊपर। तो हमारा टारगेट कभी भी डोमेस्टिक इनकम निकालना नहीं है, हमारा टारगेट है नेशनल इनकम निकालना। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट इज बेस्ड अपॉन रेजिडेंट्स ओनली। फिर रेजिडेंट्स का इनकम विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी हो या आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? मेन फोकस करना है कि नेशनल इनकम निकालते वक्त हम रेजिडेंट्स का इनकम निकाल रहे हैं। तो जो स्टूडेंट इस बात को अंडरस्टैंड कर लेगा वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो दो चीजें इंक्लूड करता है, रेजिडेंट्स ने जो प्रोड्यूस किया, जो नॉन रेजिडेंट्स ने प्रोड्यूस किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ ये देखता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किया या उसके बाहर किया। अगर उसके अंदर किया तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट है। पर जब नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम एडजस्टमेंट्स करते हैं प्लस माइनस की। जब हम कोई चीज एक्यूरेट निकालते हैं तो प्लस माइनस होता है ना, तो नेशनल इनकम निकालते वक्त हम सिर्फ रेजिडेंट्स की इनकम में ध्यान देते हैं, वेदर अर्नड फ्रॉम विद इन और आउटसाइड। हाँ, ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ में डोमेस्टिक प्रोडक्ट पहले आता है, फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से प्लस माइनस देख लिखा ना, बाय मेकिंग सर्टेन एडजस्टमेंट्स, कितना बढ़िया लिखा हुआ है, बाय मेकिंग सर्टेन एडजस्टमेंट्स वी रीच अप टू नेशनल इनकम। और फिर मैंने आपको बता ही दिया नेशनल इनकम का फॉर्मूला है जो हम आगे आके बेटा न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस जो हम कमाकर ला रहे हैं बाहर से, माइनस जो हमारे अंदर से डोमेस्टिक टेरिटरी से कमाकर नॉन रेजिडेंट बाहर लेके जा रहे हैं। और इन प्रैक्टिकल एस्टिमेट्स हम दो वर्ड यूज किया करेंगे बेटा, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। इसका मीनिंग है हमारी कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं जो वो अपना कंट्रीब्यूशन आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी देकर पैसा कमा के ला रहे हैं। जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेटा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा है ना, चाहे वो दुबई में हो, आईसीआईसी बैंक तो हमारा है। तो जब हमारे कंट्री का, अच्छा रेजिडेंट मीन्स कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है। तो हमारी कंट्री का कोई पर्सन, जैसे बेटा मैं हूं, मैं इंडिया का हूं रेजिडेंट, और मैं फॉरेन में 3 मंथ्स लेक्चर देकर वहां से पैसा कमा के लाता हूँ। कंसर्ट्स नहीं होते बेटा, हमारी कंट्री के सिंगर्स, जितने भी स्टार्स, जितने भी लोग हैं, ये फॉरेन में जाके वहां से पैसा कमा के लाते हैं, होता है ना ऐसा। हमारे इंडिया के जितने भी सिंगर्स हैं बेटा, वो फॉरेन कंट्रीज में जाकर अपने कंसर्ट्स करते हैं, अपने शोज करते हैं और वहां से पैसा कमा के लाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? हमारा स्टार, हमारा एक्टर, हमारा सिंगर फॉरेन में जाके पैसा कमा के ला रहे हैं, तो वो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड रहता है। और हम लोग, और सॉरी, जो बाहर के लोग
जो हमारे इंडिया के नॉन रेजिडेंट्स हैं, जैसे फॉरेन की कंपनी, फॉरेन का बैंक, वो इंडिया में अपना कंट्रीब्यूशन देकर, जैसे मैंने कहा था सिटी बैंक इंडिया में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, यहाँ ब्रांच को ओपन करता है, यहाँ सर्विसेज देता है, ऐसे बेटा फॉरेनर्स भी हमारे इंडिया में आते हैं। कितने शोज होते हैं बेटा फॉरेनर्स के इंडिया में, हम लोग देखने जाते हैं, एग्जीबिशंस लगती हैं, शोज होते हैं, कंसर्ट्स होते हैं, जहाँ पे फॉरेनर, चाहे वो सिंगर हो, पॉप सिंगर हो, डांसर्स हो या स्टार्स हो, वो इंडिया में आकर, या कोई साइंटिस्ट हो, या कई कंपनीज हैं जो अपने इंजीनियर्स को भेजती हैं यहाँ पे कोई चीज सिखाने के लिए, वो लोग जब इंडिया में आकर पैसा कमा के लेके जाते हैं तो बोलते हैं फैक्टरिंग कंपेयर टू एब्रोड। आज की क्लास में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैंने आपको डोमेस्टिक और नेशनल दोनों के ऊपर बहुत अच्छे से डिफरेंस दिमाग में डाल दिया है, दोनों को अच्छे से समझा दिया है। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं हो सकते। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो बना, किसने बनाया, डजंट मैटर। नेशनल इनकम मीन्स जो रेजिडेंट्स ने कमाई, कहां से कमाई, डजंट मैटर, ये आपका रिजल्ट है। तो नेशनल प्रोडक्ट कैसे आएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस माइनस फैक्टरी इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रॉड इज एडेड, फैक्टरी इनकम पेड टू एब्रॉड इज डिडक्टेड। और इस वर्ड को हम पॉपुलर फॉर्म में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट, नेट का मतलब रिसीव्ड में से पेड माइनस कर दिया। अब मैं इसको लिख के दिखाता हूं, देखो, नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। तो जो बेटा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड होगी, जो हमारे इंडिया के रेजिडेंट्स अपना कंट्रीब्यूशन फॉरेन कंट्री में डालकर आउट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी पैसा कमा के ला रहे हैं, माइनस जो वो लोग हमसे लेके जा रहे हैं, इसका नेट शेल क्या होगा, नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड। ओके एवरीवन, क्लियर हो गया बेटा सबको। इसलिए हम प्लस माइनस दो बार बोलने की बजाय, ऊपर हम क्या बोल रहे थे, डोमेस्टिक इनकम में प्लस कर दो फैक्टर इनकम, माइनस कर दो फैक्टर इनकम, हम दोनों का एक नेट रिजल्ट बोलेंगे। डोमेस्टिक इनकम में सीधा प्लस कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसको अब रीड करना, वैसे अब समझा दिया मैंने। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या है, अगर जो हमें आया उसमें से जो हमने पे किया वो माइनस कर दें, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, फैक्टर इनकम ही आ रही है, फैक्टर इनकम ही जा रही है, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट ही आ रहा है, वही कमा के ला रहे हैं हम वहां से, और वही वो लोग हमारे से कमा के ले जा रहे हैं। उसको हम अगर डिफरेंस देखेंगे तो वो माइनस में करके आंसर आएगा। तो ये आपने बेटा पढ़ने। और जीरो NFI का मीनिंग क्या है, जब हमारा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड के इक्वल है तो माइनस का जीरो आएगा, और जब फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड ज्यादा है तो नेट माइनस में आएगा, और अगर फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा है तो आंसर प्लस आएगा। अब ये बातें तो समझने की है ना। देखो, अगर रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड 100 है, पे टू अब्रॉड 80 है तो आंसर 20 आएगा। अगर रिसीव फ्रॉम अब्रॉड 100 है, पे टू अब्रॉड 120 है, हमारे इंडिया का हमेशा माइनस में ही होता है बेटा, क्योंकि हम लोग कमाते कम है और वो लोग हमसे ज्यादा कमाते हैं। आपको लगता है कि बेटा इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड होती होगी अमेरिका में, और ये तो आपको पता है कि अमेरिकन प्रोडक्ट की डिमांड इंडिया में कितनी है, कितना हमारे पास है बेटा प्रोडक्ट। अमेरिकन कंपनीज हम कितनी यूज कर रहे हैं, गूगल यूज कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, हम एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं, और इसके अलावा कितने प्रोडक्ट्स है बेटा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को लेके बात करिए, कैमरास की बात करें, कितने प्रोडक्ट्स ऐसे हैं बेटा जो हम फॉरेन कंट्री के यूज करते हैं। हमारे इंडिया के प्रोडक्ट का कौन सा एग्जांपल है जो अमेरिका के लोग, क्या आपको लगता है अमेरिका के लोग क्रेजी हैं हमारे इंडिया के किसी मोबाइल को लेके, बताइए। इंडिया की कौन सी कंपनी है जो इंडिया में मोबाइल बनाकर, इंडिया की कंपनी इंडिया में मोबाइल बनाकर ही बेच नहीं पा रही। हम लोग खुद सैमसंग परचेज कर रहे हैं, हमारे पास इंडिया की कंपनी का मोबाइल ही नहीं है। सैमसंग, एप्पल
ये कंपनीज इंडिया की तो नहीं है, हमारे पास तो मोबाइल इन्हीं कंपनीज के हैं। तो जब इंडिया में ही इंडिया के प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है, फॉरेन में तो मुझे लगता कि वो लोग इंडिया के प्रोडक्ट को परचेज कर रहे होंगे। दैट्स वाई फ्रॉम अब्रोड कम है, टू अब्रोड ज्यादा है, तो आंसर माइनस। बाई चांस सेम आ जाए 100 माइनस 100, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल थ्योरी। जब आपको बात समझ आ गई तो आप यहां से रीड कर सकते हो। तो बेटा ये टॉपिक आपको आज पढ़नी है, ठीक है। अब ये मैंने समझा दिया एग्जाम्पल देके अपनी 1000 माइनस 800 200, ये आपको समझना है। फिर की टर्म्स आती है हमारी यहाँ पे, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, रेजिडेंट क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, नेशनल प्रोडक्ट क्या है, फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रोड टू अब्रोड। तो जब आप इन स्लाइड्स को बेटा डेडिकेटली पढ़ोगे ना, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। फिर रिकैप आएगा, इस पूरे टॉपिक का रिकैप आएगा बेटा, यहां से आप याद कर सकते हैं। ये आपको हमारे नोट्स में भी मिलेगा, जो नोट्स आपको प्रिंटिंग फॉर्म में मिलेंगे, प्रिंटेड फॉर्म में, उनमें ये वाले नोट्स मिलेंगे आपको। हमारे नोट्स इसी का पार्ट होंगे वो। देन जो आपको सिर्फ यही मिलेगा वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा। तो आज मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कहां तक स्टडी करोगे, देखो बेटा जहां तक जाएंगे ये, यहां तक। फिर बाद में हॉर्स क्वेश्चन आए थे ना, तो जो भी इस चैप्टर का, इस टॉपिक का पार्ट बनता है वो हमने यहाँ पे डाला है। तो आपके लिए बहुत बढ़िया, हर चीज आपको एक जगह पे मिल रही है। बस आपको डेडिकेटली ये नोट्स पढ़ने हैं पूरा साल। 254 पेज तक हम आ गए। आज 180 से स्टार्ट किया था बेटा हमने, पेजेस नहीं मतलब स्लाइड्स हैं, 180 से 254। तो ये आपको ऑलमोस्ट 60 स्लाइड्स आज स्टडी करनी है, जो मैंने आपको समझा दी है। इनफ होता है बेटा, बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं हमें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रोडक्शन मेथड्स। ये आपका चैप्टर नंबर 3 या 4 बुक में, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4th टॉपिक है, आपकी बुक में भी 4th चैप्टर होगा। यहां से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। एनीथिंग एल्स नाउ? हाँ जी बेटा।